सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिंग विधान को। यह वरदराजाचार्य जी ने तत्पुरुष समास के अंतर्गत लिंग विधान कहा है, किंतु यहाँ पर आपको यह भी साथ में ही जानना पड़ेगा कि यह तत्पुरुष के साथ साथ द्वंद्व में भी लिंग विधान को बतला रहे हैं। उसके अलावा भी अर्धर चापुंसी के द्वारा समास से अतिरिक्त भी जहां पर अलग अलग शब्द हैं, समास जिन पदों में नहीं हो रखा है, पृथक पृथकतया जो पद हैं, उनमें भी लिंग विधान को बताया है। तो आज हम पढ़ेंगे लिंग विधान को। साथ में ही द्वितीय विभक्ति समास विधायक भूला विसरा सूत्र जो उद्धृत नहीं किया वरदराजाचार्य जी ने द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत, उसे भी आज आप पढ़ लेंगे। आइए इस प्रक्रिया को देखिए किस तरीके से ये हो रही है। यहां पर प्रबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो यह नियम बताया और अर्थ में ये लिखा कि एतयो इत्युक्ते इतरेतर योग द्वंद्व। द्वंद्व से यहाँ पर इतरेतर योग द्वंद्व लेना है। हालांकि द्वंद्व के विषय में समास का नियम हम आपको लिंग का नियम एक बार द्वंद्व को पढ़ाएंगे तब भी बताएंगे, यहाँ पर सामान्य रूप से बता के चलते हैं। एतयो का अर्थ हुआ इतरेतर योग द्वंद्व तत्पुरुषयो परपदस्यैव लिंगम। परपद के समान लिंग होता है। अर्थात मित्रों, समास में दो पद हुआ करते हैं। इधर होता है पूर्व पद एंड इधर होता है उत्तर पद। उत्तर पद को आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो पर पद। हम समास में इस पर पद के अनुसार लिंग का विधान करते हैं द्वंद्व और तत्पुरुष के भीतर। हमने बहुत जगह पर यह किया। इस सूत्र को पहले ही उद्धृत कर देना चाहिए था वरदराजाचार्य जी को, लेकिन इन्हें बाद में किए। ये कुछ भूली विसरी यादों जैसा इन्हें बाद में याद आया। जब तत्पुरुष का विधान कर ही रहे थे पूर्व में, तो साधारण रूप से प्रबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषो हमने शुरुआत में आपको बताया था। इससे पहले कर दिया जाता तो हम समझते हैं ज्यादा उचित होता। खैर अब किया तो अब समझ लीजिए पर पद के समान लिंग का लिंग निर्धारण से यहाँ क्या तात्पर्य है उसको बतला रहे हैं। यहाँ पर प्रयोग दिया है इन्होंने मूलकार ने कुक्कुट मयूरिया विमेय कुक्कुट वो मयूरी कुक्कुटाय मऊ, दो प्रकार के प्रयोग दिए हैं। दोनों के अनुसार इन्होंने लिंग की व्यवस्था को बतलाया है। अब आप यहाँ पर समझिए ये कैसे। तो पहले द्वंद्व में यह विधान बताया उन्होंने। द्वंद्व में विधान बताया कुक्कुटश्च मयूरी चैति। कुक्कुट माने मुर्गा और मयूरी माने मोरनी। अब उसमें कुक्कुट शब्द को पुल्लिंग पढ़ा, मयूरी को स्त्रीलिंग पढ़ा। ये द्वंद्व समास की घटना है, ध्यान रखें। इसका अलौकिक विग्रह होगा कुक्कुटसु मयूरीषु। आपको यहीं पर समास करना होता है अलौकिक विग्रह अवस्था में। आप आगे एक सूत्र पढ़ेंगे चार थे द्वंद्व, इस सूत्र के द्वारा है द्वंद्व समास हुआ। अब लिंग का विधान किसके अनुसार हो, इस कुक्कुट के अनुसार कर दें या मयूरी के अनुसार कर दें। तो नियम यहाँ पर ये कहता है प्रबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। ये द्वंद्व समास है और द्वंद्व में भी इतरेतर योग है। इतरेतर योग क्या होता है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। हम पहले ही बता रहे हैं, अभी बिल्कुल भी उत्कंठित मत होइएगा। अभी श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस शब्द को धारण कर लीजिए यदि आपको उसके बारे में नहीं पता है तो कुक्कुट मयूरी ये विभक्ति का तो लोग हो ही जाता है, आप जानते हैं। कुक्कुट मयूरी बचा। अब हम मयूरी शब्द के अनुसार यहाँ पर लिंग विधान करेंगे दोनों। ठीक है, तो लिंग विधान मयूरी के अनुसार किए तो मयूरी शब्द, अब ये कुक्कुट मयूरी ऐसा, अब ये स्त्रीलिंग शब्द बना। यहाँ का स्त्रीलिंग आप लोगों को झलके के नहीं झलके यह संशय था वरदराजाचार्य जी को, इसलिए उन्होंने इमेल लगा दिया।
इमे कहाँ बनता है? इमा, इमे, इमाहा, द्विवचन में बनता है ना स्त्रीलिंग के इमे। और ध्यान रखिए पुल्लिंग के तो बहुवचन में बनता है अयम, इमौ, इमे, लेकिन स्त्रीलिंग के द्विवचन में बनेगा। तो स्त्रीलिंग के द्विवचन का है इमे। ठीक है, कुक्कुट मयूर इमे, तो इमा इमे यहाँ का। तो पर पद के अनुसार लिंग कर दिया, मयूरी के अनुसार लिंग विधान हो गया, ये स्त्रीलिंग में हुआ। लेकिन द्वंद्व में जो पूर्व प्रयोग का नियम है वो निश्चित नहीं है प्रायः, इसलिए कभी विग्रह यही रहेगा कुक्कुटस्य मयूरी च। कोई व्यक्ति मयूरी का यदि पूर्व प्रयोग कर दे और कुक्कुट का पर प्रयोग कर दे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, वहां पर कुक्कुट शब्द पुल्लिंग है, तो जो पर में पहुंच गया इसके अनुसार लिंग व्यवस्था हो जाएगी, तो कुक्कुट के अनुसार लिंग व्यवस्था होगी। तो मयूरी कुक्कुटऊ अब तो पुल्लिंग बन गया था, अयम इमऊ, इसलिए ये इसके लिंग को झलकाने के लिए इमऊ प्रयोग कर दिया। तो ये दो उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। मित्रों किन्हीं किन्हीं संस्करणों में यहाँ पर एक तीसरा उदाहरण भी मिलता है, और वो उदाहरण है अर्ध पिप्पली। इसको भैमी व्याख्याकार ने भी बताया है। इस अर्ध पिप्पली में भी पर पद के अनुसार लिंग विधान हुआ है, ये ध्यान रखें। अर्थात अर्ध और पिप्पली में जब आप समास कर देंगे, एक देशी समास का विधान पहले किया जा चुका है, या अर्ध पिप्पली शब्द आपने पहले सिद्ध किया है, तो यहाँ पर पद के अनुसार अर्थात पिप्पली के अनुसार ही लिंग व्यवस्था हुई है। अब आप कह रहे होंगे कि इसको बताने की क्या जरूरत है कि पर पद के अनुसार लिंग व्यवस्था होती है। तो वो बताने की तत्पुरुष में मित्रों इसलिए जरूरत है कि देखिए द्वंद्व में तो दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन उत्तर पद तत्पुरुष में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है। तो उत्तर पदार्थ प्रधान होता है तो उत्तर पद के अनुसार ही लिंग व्यवस्था हो, लेकिन तत्पुरुष में ऐसा सर्वत्र नहीं है कि उत्तर पद का ही अर्थ प्रधान हो, बल्कि कहीं कहीं पूर्व पद के अर्थ की भी प्रधानता हो जाती है, जिसके कारण से जैसे अर्ध पिप्पली में अर्ध की प्रधानता है, तो यहाँ पर वो वाला गणित थोड़ा फिट नहीं बैठता। इस कारण से नियम बनाना पड़ा कि नहीं, पर पद के अनुसार ही लिंग मानो, चाहे समास में कोई सा भी पद प्रधान। तो ठीक है, ये नियम आपने समझा। मूलकार ने भी जो नियम दिए वो द्वंद्व के विषय में तो दो प्रस्तुत किए, लेकिन तत्पुरुष के विषय में इन्होंने लाइन लगा दी। अब यहाँ तक, कहाँ तक, निष्कौशाम्बी तक स्टार्ट कहाँ से किए, ये वार्तिक आर्तिक यहाँ से सब ले करके, ठीक है, पर पद की। और पहले तो आप बहुत सारे उदाहरण तत्पुरुष में पढ़ ही आए, उनको भी स्मरण में रखना है। आइए इसके बाद वार्तिक कार का एक वार्तिक उद्धृत हुआ है यहाँ पर वरदराजाचार्य जी द्वारा। वो वार्तिक ये है कि द्विगु प्राप्तापन्न अलम पूर्व गति समाशेषु प्रतिषेधो वाच्य। तो भैया इस पर ध्यान दें, यहाँ पर एक प्रतिषेधो वाच्य यानी काहे का भैया प्रतिषेध कर रहे हो, तो ये कहा जा रहा है परवल लिंगता का प्रतिषेध यहाँ पर किया जाता है। अर्थात ये जो वार्तिक में पठित शब्द हैं उनमें परवल लिंगता का प्रतिषेध है। जैसे उदाहरण के लिए द्विगु, जहां पर द्विगु समास होगा वहां पर परवल लिंगता का प्रतिषेध होगा, अर्थात वहां पर ये नियम नहीं लगेगा जो सामान्य नियम है आपका, परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो। इसी तरीके से प्राप्त और आपन्न शब्दों के साथ जब समास विधान किया जाएगा तो वहां परवल लिंगता का प्रतिषेध होगा, अर्थात परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो नियम नहीं लगेगा। ऐसे ही जहां पर अलम पूर्व में रहेगा, अलम शब्द, वहां पर भी परवल लिंगता का प्रतिषेध होगा। और गति समासेषु, और गति समास जहां पर है अर्थात कुगति प्रातः द्वारा आपने कर रखा है। तो आपने इसमें से जो स्थल पढ़ा है अर्थात जहां समास पहले विधान किया है, तो द्विगु को आप पहले पढ़ चुके हो, द्विगु स्थल में है इसको पढ़ चुके हो, गति समासों को पहले पढ़ चुके हैं आप, लेकिन प्राप्तापन्न और अलम वाला समास आपने नहीं पढ़ा है। इसके लिए वरदराजाचार्य जी ने यहाँ पर प्राप्तापन्न द्वितीया से ये प्राप्तापन्न का समास बता दिया, और अलम शब्द के साथ समास के लिए इन्होंने अलम कुमारी अलंग कुमारी अतएव ज्ञापकात् समास इस पंक्ति को यहाँ पर उद्धृत किया।
हम आइए क्रमशः समझते हैं, दिगु से प्रारंभ करते हैं इस चीज को। तो देखिए, दिगु में विग्रह कर लीजिएगा कि पंचसु कपालेषु संस्कृतः, 5 कपालों में संस्कृतः अर्थात संस्कृत किया हुआ, अर्थात पकाया हुआ, रांधा गया, यही तो संस्कार है उसका। तो ऐसी क्या चीज है जी पंच कपालेषु संस्कृतः, ताकि वो पुरोडास बनाया जा रहा है भैया। ठीक है, पुरोडास क्या होता है यज्ञ आदि विधियों में देख लीजिए ये क्या है। अब हमने तो अब आजकल की डेट में ये पुरोडास रोडास ज्यादा देखे नहीं है, बस शास्त्रों में इनका श्रवण किया है, तो उसे आप देखिएगा। तो पंच कपाल ये प्रयोग है, हम तो प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं। तो पंच कपाली सुसंस्कृत अलौकिक विग्रह, पंचन सुप कपाल सुप अलौकिक विग्रह, और यहाँ पर आप तद्धितार्थ समाहारे, चाहे इसके द्वारा कर लीजिएगा तद्धितार्थ द्विगु है, तद्धितार्थ अर्थ में द्विगु कर लिया। यहाँ तद्धित अर्थ क्या कहा जा रहा है, संस्कृत जो अर्थ है ना, ये तद्धित का अर्थ। तो ठीक है, हमने समास किया, प्रातिपदिक संज्ञा की, विभक्ति लोप किया, और पंचन के नकार का भी नलोप प्रत्यगांत से लोप करके पंचन शुभ कर लिया। अब इस सुबंत से संस्कृत अर्थ में अण प्रत्यय कर लिया, तो पंच कपाल सुपण, और अण का भी दुगुर लोगन पत्ते से लोग कर लिया। ठीक है, तो पंच कपाल ये बना, सुप का भी लोप हो जाएगा ये सब। तो पंच कपाल बचा, और यहाँ पर कपाल शब्द के अनुसार यदि, यानी कि उत्तर पद के अनुसार यदि लिंग व्यवस्था होती तो नपुंसक लिंग होता है, पंच कपालम ऐसा कदाचित प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पर कर दिया, जो कि दिगु प्राप्तापन्नलम पूर्वगति समासेषु प्रतिषेधो वक्तव्य, प्रतिषेधो मतलब परवल लिंगताया प्रतिषेधो वक्तव्य, इस सूत्र पर ही पढ़ा गया वार्तिक है, तो उसी का प्रतिषेध करेगा। तो इसने कर दिया प्रतिषेध परवल लिंगता का। तो पुरोडासा शब्द पुल्लिंग था, उसके अनुसार पंच कपाला भी पुल्लिंग में प्रयोग हुआ। ठीक है, एक ये द्विगु वाला फाइनल हो गया। चलिए अब इसे आगे चलते हैं। आगे इन्होंने प्राप्त और आपन्न शब्द के साथ इन्हें समास का निषेध करना है, तो पहले समास विधान तो बता, वो परवल लिंगता का निषेध करना है, पर यह समास तो विधान पहले बताएं। इसके लिए इन्होंने यहाँ सूत्र उद्धृत किया है, प्राप्तापन्ने च द्वितीय। इस सूत्र में बस इतना ही लिख दिया है इन्होंने, समस्येते, समस्येते द्विवचन में लिखा है, तो आप उसका अर्थ कर लीजिएगा कि प्राप्तापन्न जो ये दो शब्द हैं इनका द्वितीयांत समर्थ सुबंत के साथ एते समस्येते, ये दोनों का समास होता है, ऐसा एतौ है ना, और पद शब्द है तो उसके अनुसार नपुंसक लिंग कर लेना। तो प्राप्तापन्ने समस्येते, तो केन सह, तो द्वितीयांत समर्थ सुबंतेन सह। ठीक है, आइए इसको कर लेते हैं। प्राप्त शब्द है आपका, विग्रह इन्होंने यहाँ पर किया है प्राप्तो जीविका, और एक और कार्य और यहाँ पर विशेष किया गया है, यहाँ पर अकारश्च अनयो अंतादेश, इन दोनों को अकार अंतादेश का भी विधान होता है साथ में ही। ठीक है, ये सूत्र दो काम करता है, एक तो समास करता है, और प्राप्त और आपन इन दोनों शब्दों को अकार अंतादेश का विधान करता है। अतः मूलकार लिखते हैं अकारश्चनयो अंतादेश। तो ठीक है, हम ये सब करते हैं, पहले समास करते हैं। तो प्राप्त सु, यह आपका प्राप्त शब्द हुआ, इसके साथ द्वितीयांत समर्थ सुबंत जीविका अम का समास कर दिया। अलौकिक विग्रह मूलकार ने, वो लौकिक विग्रह मूलकार ने लिख दिया है प्राप्तो जीविकाम, हमने अलौकिक विग्रह इधर लिख करके प्राप्त शु जीविका अम समास किया, किससे, प्राप्तापन्ने च द्वितीया, इस सूत्र के द्वारा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लोक कर लीजिएगा, तो प्राप्त जीविका ये बचेगा। और इस प्राप्त शब्द से ना अब कर लीजिएगा आप प्राप्त को अंतादेश। अंतादेश का मतलब जो प्राप्त है शब्द, इसको यदि अ करोगे तो इसके अंत में ता में अ है, उसको अकार मात्र ही हो जाएगा, तो ये बन जाएगा प्राप्त। ऐसा क्यों करना पड़ा अकार अंतादेश, तो इसके स्त्रीत्व की निवृत्ति के लिए ऐसा करना पड़ा है। ठीक है, जैमी व्याख्याकार ने दिया है, वहां पर आप देखिएगा, नहीं तो प्राप्ता ऐसा यहां पर बनता।
तो अब ये हो गया आपका प्राप्त जीविका शब्द। अब प्राप्त जीविका में जो जीविका है ये विग्रह विग्रह वाक्य में नियत विभक्तिक है, अतः एक व्यक्ति चापूर्व निपाते से इसकी उपसर्जन संज्ञा कर लीजिएगा। और गो स्त्री और उपसर्जन से, ये सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं इन दोनों को, इससे कर लीजिएगा यहाँ पर जीविका को ह्रस्व, तो जीविक बन जाएगा। और यहाँ पर भी यदि उत्तर पद के अनुसार लिंग व्यवस्था होती तो यहाँ पर भी हो जाता आपका स्त्रीत्व, है ना, प्राप्त जीविका शब्द से। लेकिन अब यहाँ पर होता है विशिष्ट के अनुसार लिंग व्यवस्था होती है, तो जिससे प्राप्त जीविका बनता है। प्राप्त जीविका अर्थात ऐसा कोई पुरुष है जो कि जीविका को प्राप्त कर चुका है। तो यहाँ पर ये हुआ आपका प्राप्तापन्ने द्वितीया के द्वारा समास, और गो स्त्री और उपसर्जन के द्वारा यहाँ पर ह्रस्व का विधान, ये समझिएगा। यहाँ पर उपसर्जन हो गया, यहाँ पर प्राप्त और जीविका इन दोनों पदों का कोई अर्थ प्रधान नहीं है, अन्य पद का अर्थ प्रधान हो गया। तो ये तत्पुरुष में भी उपसर्जन व्यवस्था है, ये देखिए। तो यहाँ पर अन्य पद के अनुसार लिंग व्यवस्था हो गई प्राप्त जीविका है, इसके अनुसार पुरुषा के अनुसार ऐसे ही बना लीजिएगा आपन्न जीविका। प्रक्रिया वही है, प्राप्त की जगह आपन्न शब्द को रख लीजिएगा, आपन्न जीविका कश्चिद पुरुषा। तो यहाँ पर भी उत्तर पद के अनुसार लिंग व्यवस्था न होकर के इस तत्पुरुष में बल्कि विशेषानुसारी लिंग व्यवस्था की गई है। अब ये प्राप्त और आपन्न बता करके अलम शब्द के साथ बताया, कह रहे हैं अलम कुमारी इति अलौकिक विग्रह। लौकिक क्या रहेगा कि अलम कुमारी, कि भैया यहाँ किससे समास करें। चतुर्थी में समास विधायक ऐसा कोई सूत्र है ये नहीं जो यहाँ समास कर सके। तो उन्होंने कहा अतएव ज्ञापकात् समास, अतएव ज्ञापकात् समास का अर्थात वार्तिककार ने अलम शब्द के साथ समास विधान किया है, वो प्रतिषेध किया है, किसका, परवल लिंगता का प्रतिषेध किया है ना वार्तिककार। तो फिर समास विधायक कोई सूत्र है नहीं, तो समास विधायक सूत्र कोई है नहीं, तो परवल लिंगता का प्रतिषेध काहे करते हैं, इसका मतलब समास होता है। तो यही ज्ञापक है, अर्थात ये वार्तिक के अलम शब्द के साथ में समास हो जाता है। तो इस ज्ञापन से ही है कि लिंग का जो है ये निषेध करता है परवल लिंगता का, इस ज्ञापन से ही यहाँ पर हम अलम के साथ समास कर पाते हैं। तो समास कर लेंगे, तो अलम कुमारीगे, यहाँ पर इस ज्ञापक, इस वार्तिक में जो समास, इसका परवल लिंगता का प्रतिषेध जो किया गया, इससे ज्ञापन होता है कि यहाँ समास हो, तो हम समास कर लेंगे। समास व्यक्ति लोग अलंग कुमारी ऐसा बनेगा। और यहाँ पर भी गोस्ती रूप से ह्रस्व कर लीजिएगा कुमारी शब्द को, क्योंकि विग्रह वाक्य में यही नियत विभक्तिक है, इसलिए इसका एक व्यक्ति क्या पूर्व निपाते से इसकी उपसर्जन संज्ञा है, लेकिन उसका पूर्व प्रयोग नहीं करना है बल्कि उसे ह्रस्व कर लेना है। और अलम के इस मकार को अनुस्वार पर श्रवण करके अलंग कुमारी ही वैकल्पिक कर सकते हैं, अलंग कुमारी ऐसा भी बना सकते हैं जो मूल में लिखा है। तो दोनों प्रकार के शब्दार्थ सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद मित्रों गति समास, ये अंतिम बचा। गति समास में भी प्रबल लिंगता का प्रतिषेध कहना चाहिए। गति समास अर्थात आपको याद हो, आपने जब कुगति प्रादेय सूत्र पढ़ा था तो वहां पर बहुत प्रकार के गति समास पढ़े थे, वहां कई सारी वार्तिकें भी थी, है ना, प्राचार्य वगैरह जहाँ बनाए थे, तो प्रादय गताद्यर्थे प्रथमया, निरादय क्रांताद्यर्थे पंचम्या, तो इत्यादि वहां बहुत सारे वार्तिक थे। तो उन वार्तिकों से जो समास विधान है वो गति समास है। निष्कौशाम्बी आप पहले बना चुके हो, फिर भी देख लीजिए थोड़ा सा। निष्कौशाम्बी में क्या है, कौशाम्ब्या निर्गता, ये उसका लौकिक विग्रह कर लीजिएगा। अलौकिक विग्रह में निर कौशाम्बी नशी ऐसा रहेगा। और वहां पूर्व प्रक्रिया सब देख लीजिएगा, निर के इसको रेफ को कैसे ये शकार में परिवर्तित हो गया, कौशाम्बी के दीर्घ इकार को कैसे गोष्ठी रूप के द्वारा वहां पर हेरस हुआ, उसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, वो सूत्र वहां पर ये दोनों उद्धृत कर दिए थे। तो उसको हिरस्व करके निष्कौशाम्बी ही बनेगा। बस यहाँ पर तो यही है कि निष्कौशाम्बी
में कौशाम्बी शब्द स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार लिंग व्यवस्था न होकर के विशेष से अनुसार लिंग व्यवस्था हुई, विशेष कोई पुल्लिंग है तो निष्कौशाम्बी अर्थात कौशाम्बी से निकला हुआ कोई पुरुष, इसके अनुसार ये लिंग व्यवस्था हुई है। इस संदर्भ में इन सूत्रों को यहाँ पर दर्शा रखा है। तो इन सूत्रों को आप समझ गए होंगे कैसे लिंग व्यवस्था करनी है, कहां पर प्रबल लिंग द्वंद्व तत्पुरुषों का प्रतिषेध करना है, ये विधान आपने यहाँ पर समझा। अब आइए मित्रों, अब इस प्रकरण का तत्पुरुष का अंतिम सूत्र हम पढ़ने जा रहे हैं, जो कि सूत्र है यहाँ पर भी लिंग व्यवस्था थोड़ा बताई जा रही है। अब इस सूत्र आपके सम्मुख उद्धृत है, अर्धर चाह पुंसीचा। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर अब लिंग व्यवस्था बता रही जा रही है कि अर्धर चादय शब्दा पुंसी क्लीवेच स्युः, अर्थात अर्धर चादी गण में पढ़े गए शब्द हैं, ये जो पुल्लिंग में भी होते हैं और क्लीवेच और नपुंसक लिंग में भी इनका प्रयोग होता है। तच्चा दे दिया, अर्धर चाह पुंसीचा, ये शब्द पुल्लिंग में भी प्रयोग हो और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होते हैं। तो आइए देखते हैं मित्रों, अर्धर चा क्या है। तो ये अर्धर चादी है ना, अर्धर चादी एक गण है, ध्यान रखिए, एक गण। पाणिनि जी ने गणपाठ बनाए हैं, उन्होंने अर्धर चाह ऐसा कहा, ऐसे लगता है ये कोई गण है। तो उसमें जो भी शब्दों का पाठ है वो सभी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले होते हैं। अब उस सब में दो तरीके का पाठ है, एक तो उसमें समास युक्त कुछ शब्द पढ़े गए हैं और एक कुछ शब्द हैं से जो असमस्त पढ़े गए, केवल पद ही पद पढ़े गए। जैसे उसमें से दोनों तरीके के उदाहरण प्रस्तुत किए मूल कारण ने, जैसे अर्धर्चा अर्धर्चम, ये तो समास वाला है। और असमस्त भी बहुत सारे शब्द पढ़े, ध्वज तीर्थ शरीर इत्यादि। तो ये पहले चर्चा करते हैं अर्धर्चा अर्धर्चम की, ये कैसे बनेगा। तो ऋचो अर्धम, ऋचा का आधा भाग, ऋच नश अर्धशु, ये उसका अलौकिक विग्रह है। अर्धम नपुंसकम से यहाँ पर आप समास कर लीजिएगा। जब आप समास कर लेंगे, समास संज्ञा विभक्ति लोग अर्ध का पूर्व प्रयोग करेंगे, है ना, क्योंकि अर्धम ये जो है प्रथमाधिष्टम समास संज्ञा के पूर्व प्रयोग होगा, तो अर्ध रिच बनेगा। और अर्ध के धकार उत्तरवर्ती अकार और इस रिच के रिकार में कर लीजिएगा गुण। ध्यान रखिए यहाँ पर रित्य का सूत्र के द्वारा वैकल्पिक प्रकृति भाव है। हम चर्चा कर रहे हैं कि जब प्रकृति भाव नहीं हुआ तो अर्धर्च शब्द बन जाएगा, और जब प्रकृति भाव होता है तो अर्धरिच ऐसा भी रहता है, ध्यान रखना है उसे। तो अर्धर्च ऐसा शब्द बना, रिच शब्द है ना ये, अर्धर्च ऐसा बना। अब एक सूत्र जो है ऋक पूरब दुपथा मानक्षेप, इस सूत्र के द्वारा समासांत अच प्रत्यय का विधान होता है। तो अच प्रत्यय कर दिया तो अर्धर्च अच, अच के इस चकार की संज्ञा हो जाती है, अकार बचता है तो अर्धर्च, ये शब्द अब अदंत हो गया। इसका आप दोनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं। पुंसिक लिंग, आपने पुल्लिंग किया तो अर्धर्च बना, पुल्लिंग नहीं किया तो अर्धर्चम बना, नपुंसक लिंग का प्रयोग बनाए। ठीक है, तो ये समस्त पद था। और एक बात और याद रखिए, वही वाली जो भी बताया कि जब रित्या का से जब प्रकृति भाव होगा उस जिस पक्ष में, तो अर्ध ऋचा और अर्ध ऋचम यह भी प्रयोग वहां पर बनेगी। मूल कारण ने यही दिए है, उसको नहीं दिया, पर आपको वो समझना है। इसी तरीके से मित्रों इस अर्धर चादी गण में ऐसे शब्द पढ़े गए जो आपको विस्मय में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें से जो कुछ शब्दों का लिंग है, अब वो उस लिंग में नहीं यूज हो रहे हैं, वो एक ही लिंग में नियत होकर के यूज होकर के रह गए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे सूत्रकार ने अर्धर चादी जो गण बनाया, उस गण में कौन शब्द हैं उनको पढ़ा, जैसे ध्वज तीर्थ शरीर मंडप यूथ देह अंकुश पात्र और सूत्र। आप इनका दोनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं। ध्वजा ध्वजम तीर्थ तीर्थम शरीर शरीरम। मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि अब ये शरीर शब्द को तो लोग सिर्फ नपुंसक लिंग में ही प्रयोग करते हैं। ठीक है,
गीता में भी देखिए, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, शरीरम प्रयोग है। अब इसका पुल्लिंग प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं है। ऐसे ही मैं आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध बताऊं, ये सूत्र शब्द, ये सूत्रम शब्द सिर्फ और सिर्फ अभी नपुंसक लिंग मात्र में ही प्रयोग हो रहा है। मैं कहूंगा पाणिने है इदम सूत्रम, सूत्रम कहूंगा मैं नपुंसक लिंग में, इस बात को आप ध्यान दें। अब इसको मैं ये नहीं कह सकता था, कह सकता हूं अयम सूत्र। क्यों? क्योंकि अब इस शब्द का पुल्लिंग में यदि कोई प्रयोग करोगे तो कहेगा मूर्ख है ये, तो इसको तो शब्दों का लिंग ज्ञान नहीं है, प्रसिद्ध शब्दों का भी। लेकिन इन शब्दों पर थोड़ा गौर दें। इनके अनुसार ऐसे पात्र पात्रम दोनों लिंगों में, देह देह, अंकुश अंकुशम, ऐसे ही और भी बहुत सारे शब्द है मित्रों, मैं आपको उनके दर्शन भी करा देता हूं। तो जो ये शब्द पढ़े गए हैं, ये सब के सब मित्रों पुल्लिंग में भी प्रयोग होते हैं, नपुंसक लिंग में भी प्रयोग होते हैं। मैंने इस संदर्भ में और भी कुछ टीकाओं का भी अवलोकन किया। पहले मैं ये दिखा दूं कि इसमें कौन कौन से इस गण में शब्द पढ़े गए हैं। आप यहाँ देख लीजिए मित्रों, ढेरों सारे शब्द यहाँ पढ़े गए हैं, जो कि पुल्लिंग भी होते हैं, नपुंसक लिंग वाले भी होते हैं। पर इसमें से कुछ शब्द ऐसे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ आजकल है, ये किसी एक ही लिंग में अब प्रयोग होकर के रह गए हैं। तो उसके लिए एक व्याख्याकार तो ये कहे हैं कि जो आपके ये गुरु गुरु प्रसाद शास्त्री जी हैं, तो गुरु प्रसाद शास्त्री जी भैया ये तो ये बात लिखे हैं इसमें कि इस गण में अभी जो शब्द जैसे पढ़े गए हैं, कुछों का पाठ जो है पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। जैसे सूत्र, पद्म इत्यादि शब्दों का पुल्लिंग में प्रयोग नहीं होता है। तो नहीं होता है तो करें, आपको भी नहीं प्रयोग करना है, क्योंकि शिष्ट ही अब प्रयोगाती थी, क्योंकि शिष्टों ने उसका प्रयोग नहीं किया है इसलिए। ठीक है। पर ये बात पाणिनि जी के समय नहीं है क्या? पाणिनि जी के समय जब अर्धर चादी गण होगा, ठीक है, क्या उसका स्वरूप होगा? क्योंकि वरदराजाचार्य जी यहाँ पर मूल में सूत्र शब्द को लिख रहे हैं, इसका मतलब वरदराजाचार्य जी के समय पर भी सूत्र शब्द का द्विविध प्रयोग होता था। वो पुल्लिंग भी होता था और नपुंसक लिंग भी होता था। अतः वो सूत्र शब्द को लिख रहे हैं, नहीं तो सूत्र शब्द इसमें नहीं लिखते। तो जो ये बात कह रहे हैं कि शिष्टों ने जिसका जिस लिंग में प्रयोग किया है, अब वो प्रयोग व्यवस्था तो गड़बड़ा गई है मुझे लगता है, उसको एक बार और देखना चाहिए। क्योंकि इसके विपरीत जिस गुरु प्रसाद शास्त्री जी ने जो व्याख्या लिखी, एक पुस्तक और है हमारे पास दक्षिण से प्रकाशित, है ना, लघु पाणिनियम करके, जिसकी मैं आपकी कई बात बताता रहता हूँ बीच में। वो तो ये लिखते हैं कि इस अर्धर चादी गण में ऐसे शब्दों को संकलन कर लेना चाहिए जो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग वाले हैं। ठीक है। और ये आकृति गण बिल्कुल नहीं है, बात भी ध्यान रखें, ये आकृति गण नहीं है बिल्कुल भी। तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो प्रकार के शब्द पढ़े, आप देख ही रहे हैं। अर्धर्च, ये समस्त पद है, गोमय, कषाय, कार्षापण, ये दोनों में प्रयोग होंगे, पुल्लिंग भी और नपुंसक लिंग भी। सबको ऐसे ही कर लीजिएगा। कपाट, कपाटम, शंख, शंखम, गूथ, गूथम, यूथ, यूथम, ध्वज, ध्वज, पद्म, पद्मम, क्या कहें, दिवसा, दिवसम, बहुत प्रयोग शब्दों को, प्रसिद्ध शब्दों को भी देख लीजिए। अंधकार, अंधकारम, दंड, दंडम, ये आपकी संस्कृत को सुधार देंगे हैं। कमंडलु भी दोनों ही लिंगों में होगा, मंड और भूत, भूतम, चक्र, चक्रम, देखो चक्र शब्द भी इसमें पढ़ा गया है। चक्र शब्द का आजकल पुल्लिंग ही प्रयोग कर रहे हैं, चक्रम भी करो ये कह रहे हैं, धर्म और धर्मम दोनों में ही करिए। देखो कैसे कैसे शब्द पढ़े हैं। यान है, नख है, यान है, यानम, नख, नखम, चरण, चरणम, पुच्छ, पुच्छम, दाढ़िमा, दाढ़िमम, हिम, हिमम, रजत, रजतम, सक्तु, उकारांत तो वैसे ही रहते हैं पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, पर याद रखें। पिधाना, पिधानम, सारह और सारम, वाह, सारवी शब्द इसी में है। पात्रा, पात्रम की तो चर्चा हुई गई है। घृतः, घृतम, ये शब्द बहुत जोरदार है।
है ना, क्योंकि अब इसके अनुसार आजकल नई शब्दों का प्रयोग हो रहा है। औषधा औषधम, वाह, चषका चषकम, द्रोण, देखो द्रोण शब्द तो दोनों में है। इसमें तो आपका जो लिंगानुशासनम है ना, उसके भी कुछ सूत्र प्रमाण है। द्रोणाडकौ नपुंसकेच, उसके अनुसार ये दोनों लिंगों में प्रयोग है। इसमें कपित्ता कपित्थम, साला सालम, शुष्का शुष्कम, शीला शीलम, शुक्ला शुक्लम। ठीक है, गुणे शुक्लादय पुंसी, वो तो उसका भी नियम। मित्रों बहुत सारे इसमें शब्द पढ़े गए हैं। मूलः मूलम, विमानः विमानम, शूला शूलम, वज्र कटकम। तो इनको देख लेना चाहिए, इसी के अनुसार इनका प्रयोग करना चाहिए। शौध शौधम, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे खासे शब्द पढ़े गए हैं। लोहा लोलम, लोहम, दंडका दंडकम, मठा मठम। अच्छा, सहस्र शब्द भी इन्होंने इसमें पढ़ डाला है, तो ये तो सहस्रम भी होगा, सहस्र भी होगा। अच्छा, ओदन शब्द है इसमें मुख्य, नीचे सबसे लाइन में देखिए, ओदना ओदनम, प्रवाला प्रवालम, सकट सकटम, है ना, तंडुला तंडुलम। अभी देखना चाहिए भाई, इनके एक एक लिंग वाले तो प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन अर्धर्च आदि गण में जो शब्द पढ़े गए हैं, ये अर्धर्च आदि का संकलन गोविंदाचार्य जी की जो पुस्तक है वहां से हमने किया। हालांकि और भी कुछ प्राचीन संस्करणों में अर्धर्च आदि दिया गया है, जैसे मैं आपको दिखाऊं। एक ये बहुत पुरानी व्याख्या है ज्वाला प्रसाद मिश्र जी की, जो हेमराज श्री कृष्णदास से प्रकाशित हुई थी। इन्होंने भी यहाँ पर देखो इसी तरीके के ढेर सारे शब्दों को उद्धृत किया है। ये सब के शब्द भी वही अर्धर्चादी वाले ही उसमें। और ये गोविंदाचार्य जी वाली में कुछ पाठ भेद हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन शब्द काफी है इसमें। अभी देखिए सहस्र शब्द यहाँ पर भी इन्होंने सबसे नीचे पढ़ा है। ये रहा आपका सहस्र सहस्रम, उदना उदनम, सकटा सकटम, तंडुलः तंडुलम। अर्धर्चादी में पढ़ा गया भैया। आप कह तो सकते हो कि ये अर्धर्चादी में पढ़ा गया था, मैंने लिंगों में प्रयोग करा। देखो राष्ट्र शब्द पढ़ा गया है, राष्ट्र है राष्ट्र, ठीक है ना। सूत्र शब्द को आपको तो मिल ही गया, सूत्र सूत्र मेरा। अदर्श आदि बहुत जोरदार चीज है मित्रों। लिंग लिंग ज्ञान के विषय में आकाश शब्द दोनों लिंगों में प्रयोग होता है। बढ़िया दिया भी इन्होंने आकाश आकाश, क्योंकि अदर्श आदि में ये पढ़ा गया है। कोश शब्द भी दोनों लिंगों में है, वाह। कोश कोशम, अमर कोशा, ये पुल्लिंग में तो प्रयोग होता ही है खूब, है ना। पर ध्यान रखें इनके विषय में, बहुत सारे अर्धर्चादी को लेकर के विप्रतिपत्ति हो सकती है। अमर कोश में तो कोई एक लिंग ही माने गए हैं, तो ऐसी चीज हो सकती है इनके विषय में। लेकिन अधर्चादी का पाठ आज भी अन्वेषणीय है कि इनका पुल्लिंग प्रयोग किसी शिष्ट ने किया है कि नहीं। मित्रों बहुत सारी प्रयोग परंपरा है, वो देखनी पड़ेगी, निश्चित किया होगा ऐसी बात नहीं है। इसलिए अर्धर्चादी गण को विद्वानों ने समेटा है कि दो लिंग वाले शब्दों को इधर रखा है। आइए हम थोड़ी सी अंत में चर्चा और कर लेते हैं सामान्य एक। अंत में मित्रों, लौक सिद्धांत कौमुदी में वार्तिक है सामान्य नपुंसकम। भाष्यकार ने एक इसी तरीके का वचन पढ़ा, उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर वार्तिक का रूप दिया वरदाचार्य जी ने। सामान्य नपुंसकम का ये अर्थ है, सामान्य का ये अर्थ होता है कि लिंग विशेषा विवक्षाया, जब विशेष लिंग की अविवक्षा है तो नपुंसक लिंग में वह प्रयोगतव्यम, तब आपको नपुंसक लिंग ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए, जैसे मृदु पचती, किसी ने कहा कीदृशा पचती, तो मृदु पचती। अब यहाँ पर ये भी ध्यान दें साथ में ही, सामान्य नपुंसकम के और उदाहरण आपको बताएंगे कि यहाँ पर पचती वो पाकक क्रिया कर रहा है, कैसी है पाकक क्रिया, तो अगर मृदु पचती, मृदु पकाता है, तो ये मृदु का लिंग वचन क्या है। तो उसके लिए इस नियम को याद रखिए, क्रिया विशेषणानाम क्लीवत्वम कर्मत्वम चेष्यति। जो क्रिया विशेषण होते हैं उनका जो है क्लीवत्वम और कर्मत्वम चेष्यति, ये पचती का विशेषण है मृदु। अतः
वो उसमें क्लीवत तो है, अर्थात वो नपुंसक लिंग में प्रयोग किया गया है। और साथ में याद ये रखें कि वो कर्मत्वम अर्थात द्वितीय विभक्ति के एक वचन में प्रयोग किया है। क्लीवत्वम कर्मत्वम चैष्यते, और एक वचन में ही प्रयोग होगा। ठीक है, तो मृदु पचती, ये इसलिए ऐसा प्रयोग है, नपुंसक लिंग है, सामान्य की विवक्षा में नपुंसक लिंग होगा। ऐसे ही प्रातः शब्द अव्यय शब्द है, और ये अव्यय शब्द का, अव्यय शब्द तो न पुल्लिंग होते हैं, न स्त्रीलिंग, न नपुंसक लिंग, क्योंकि सदृशम त्रिशलिंगेषु कहा गया है। तो इसका विशेषण बनाया है कमनीयम। तो ये नपुंसक लिंग क्यों दे दिया? इसलिए दे दिया क्योंकि ये सामान्य की विवक्षा कर दी गई, सामान्य नपुंसकम, इस नियम से प्रातः कमनीयम ये प्रयोग हो गया, क्योंकि प्रातः अव्यय है। तो अव्यय है तो क्या करें, उसमें तो कोई लिंग का योग है नहीं, तो नहीं लिंग का योग है तो नपुंसक लिंग का ही योग समझा जाए। तो प्रातः कमनीयम में जो कमनीयम है, इसलिए उसे नपुंसक लिंग में दे दिया। हम इस सामान्य नपुंसकम की और व्यवस्था को थोड़ा जानते हैं कि और ये किस किस तरीके से व्यवस्था करता है। भैमी व्याख्याकार ने इसके बड़े सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। एक बार हम उस पुस्तक को भी देखते हैं। यहाँ पर क्रिया विशेषण नाम की ये व्याख्या दी, और भैया कहाँ लिखे हैं, हाँ, मतलब सामान्य नपुंसक लिंग से कैसे नपुंसक लिंग होता है उसके कुछ ये देखिए। जैसे आजकल हम जो वाक्य प्रयोग करते हैं वहां से उठाते हैं इस प्रसंग को थोड़ा सा। जैसे हमने कहा तस्य किम जातम, अर्थात उसके क्या जन्मा है। तो क्या जन्मा है वो हमें पता नहीं है, इसलिए सामान्य नपुंसकम से हमने नपुंसक लिंग कर दिया किम जातम। पता नहीं है ना हमें, इसलिए तो किम जातम ऐसा प्रयोग हुआ। ठीक है, याद रखिए इसे। और श्राद्ध में तीन चीजें बड़ी पवित्र हैं, कौन कौन सी? दौहित्र, कुतपः, तिला। लेकिन ये तो पुल्लिंग है, तो यहाँ त्रीणी कैसे नपुंसक लिंग प्रयोग कर दिया? श्राद्धे त्रीणी पवित्राणी दौहित्र कुतपस्तिला, त्रीणी कैसे नपुंसक लिंग कर दिया? तो इसके लिए आप उत्तर वही दोगे कि सामान्य नपुंसकम से नपुंसक लिंग प्रयोग हुआ है। ठीक है, यही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी है, सामान्य युक्ति में त्रिणी में नपुंसक लिंग प्रयोग। और भी देखिए, आपको बहुत ही प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रयोगों को बताते हैं जो आपके मुख पर प्राय विराजमान रहते हैं। जैसे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयु शब्द है पुल्लिंग में, विद्या स्त्रीलिंग में, यशा नपुंसक लिंग में, बलम नपुंसक लिंग में। तो इसका ये बनाया चत्वारी, ये नपुंसक लिंग में विशेषण बना दिया। तो चत्वारी नपुंसक लिंग कैसे बनाया? तो उसका वही सामान्य नियम आप समझें कि सामान्य नपुंसकम, जब सामान्य न बताना होता है तो नपुंसक लिंग ही प्रयोग कर दीजिए, चाहे भले ही उसमें पढ़े गए शब्द कुछ स्त्रीलिंग हो कुछ पुल्लिंग हो, भले हैं, तब भी आप चत्वारी ये नपुंसक लिंग वाला ही प्रयोग करें। और क्रिया विशेषणों की बात तो बताई दी, कर्मत्वम क्लीवत्वम चेष्यते। जैसे और भी एक प्रसिद्ध ये पद्य इन्होंने नीचे उद्धृत किया है कि आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में बचा पंचईतानी, एता पंच एतानी, तो एतानी नपुंसक लिंग क्यों दे रहे हैं? बल्कि ऊपर तो आयु है, कर्म है, वित्तम है, तो इसीलिए दे रहे हैं, सामान्य नपुंसकम वाला नियम फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इसको वो दे रहे हैं। ठीक है, आइए अब एक विशेष चर्चा करके हम इस प्रकरण को समाप्त करते हैं। प्रातः का नियम इत्यादि उदाहरण देख लिए। अब हम एक चर्चा कर लेते हैं जो उन्होंने यहाँ टिप्पणी में की है। आपने तत्पुरुष समास पूरा पढ़ लिया है, लेकिन कई कई जगह पर मित्रों क्या होता है, तत्पुरुष समास के बड़े लंबे लंबे पद प्रयोग देखे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने दिया है राजपुरुष गृह द्वार मध्य, राजपुरुष गृह द्वार मध्य, तो ये समास आपको कैसे करने चाहिए? तत्पुरुष के विषय में एक नियम हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप तत्पुरुष करें तो दो दो का जोड़ा बना करके करें, दो दो पद का। जैसे इसमें बहुत सारे पद हैं, आपको मैं बताऊं, राजः, पुरुषः, गृह 3, और द्वार 4, और मध्य 5। अब इन 5 पदों में तत्पुरुष हुआ है, तो इनको करने की रीति क्या है शास्त्रों में?
वो रीति को भी आप जान लीजिएगा। सबसे पहले आपको दो दो का पेयर बनाना है। जैसे राजपुरुषा को पहले जोड़ लीजिएगा, राजपुरुष जुड़ गया तब उसके साथ गृह को जोड़ लीजिएगा। राजपुरुष गृह शब्द जुड़ गए तब इनके साथ में आप द्वार शब्द को जोड़ लीजिएगा, और राजपुरुष गृह द्वार जब जुड़ गया तो मध्य को जोड़ लीजिएगा। तरीका कैसे, वो तरीका देख लीजिएगा इस समास को करने का, कि राज्ञ पुरुषा राजपुरुषा, ये दो पद जुड़ गए यहां तक। अब आपको अगला जोड़ना है, क्या, गृह। तो तस्य, तस्य का अर्थ यहां पर होगा कि राजपुरुषस्य गृहम है, इन्होंने जोड़ के बता दिया, राजपुरुषस्य गृहम। तो क्या बन गया, राजपुरुष गृहम। अब ये गृह शब्द तक आपने जोड़ लिया, और तस्य से फिर कर दो, तस्य यानी कि राजपुरुष गृहस्य। अभी कैसे जुड़ेगा, आगे देखिए, राजपुरुष गृहस्य है और द्वारम, राजपुरुष गृहस्य द्वारम इति राजपुरुष गृह द्वारम। अभी गृह द्वारम तक जोड़ दिया। इतना जोड़ने के बाद राजपुरुष गृह द्वारस्य मध्यम है, राजगृह द्वार के मध्य में, मध्यम इति राजगृह, राजपुरुष गृह द्वार मध्यम, और तस्मिन। अब इस लास्ट में जो मध्य है, इन जगह यहाँ पर देखिए तस्मिन लगा करके से जोड़िए, और तस्मिन अर्थात राजगृह पुरुष द्वार मध्य, तस्मिन को ऐसे कर लीजिएगा, राजपुरुष गृह द्वार मध्य। इस तरीके से दो दो का पेयर बना करके समास करने हैं। इन जगह भी आप कुछ करने का प्रारंभ करिए। गुणगण गणनारंभे, ठीक है, सागर सूक्ति मध्य पतितम, ये सब उदाहरण है। नीति शतक के कोई कहीं से अलग अलग, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, नीलोत्पल पत्र धारया, इन सबको भी ऐसे ही सिद्ध करिएगा। ठीक है मित्रों, तो ये दो दो करके जोड़ने का तरीका है। तो आज तत्पुरुष समास में हम पढ़ते हैं इतना ही। अब इससे आगे हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व में अभी इसका एक टेस्ट आयोजित करेंगे कल के दिन, तो तब तक समापन करते हैं आज, है। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। प्रणमामि।